सुप्रभात छात्रों। हमने इसके पहले के वीडियो में पाठ 10वां ओजोन विघटन का संकट, ये जो पाठ है शुरू किया था, उसके 2 भाग हो गए हैं। अब ये तीसरा भाग है। जैसे कि हमने देखा कि लेखक ने यहाँ पर ओजोन विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, इसका चित्रण इस पाठ में किया है। दैनिक जीवन में होने वाले उपयोग जैसे कि दवाइयाँ, कीटकनाशक, रंग रोगन, प्रसाधन सामग्री से लेकर प्रशीतक माने फ्रिज और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन उनके इस्तेमाल से अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ आने लगी, क्योंकि यह गैस तीक्ष्ण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन माने CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं, क्योंकि ये गंधहीन, रंगहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। इस तरह से यह आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। इसके बाद प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल हर चीज़ में होने लगा। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे। देखिए छात्रों, 52 पन्ने का अंतिम परिच्छेद। CFC यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते। इनका न ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन। अपघटन का अर्थ है समाप्त होना। ये पानी में भी नहीं घुलते। इतने सारे उसके गुण हैं, स्वाभाविक गुण। यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि ये इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। सबसे पहले ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक FS रोनाल्ड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। अनुसंधान माने इसके बारे में उन्होंने खोज की। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। अपने पत्र में रोनाल्ड ने निष्कर्ष दिया कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने रोनाल्ड की बातों का कोई खास अहमियत माने महत्व, उनकी बातों की तरफ खास महत्व नहीं दिया। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, उपहास माने मजाक किया उनका। उन्होंने जो कहा था ना, उसका उन्होंने मजाक किया। लेकिन कुछ ही साल के बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोनाल्ड की बात सही साबित हो गई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की, बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी छीज चुकी है। छीजना इसका अर्थ है, देखिए, क्षय होना या घट जाना। तो दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में क्या हुआ, ओजोन की परत जो है, परत माने लेयर, उसका क्या हुआ है, क्षय हुआ है, वो घटा है और उसकी वजह से यहाँ एक बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस, यहाँ अंडरलाइन कीजिए, अमेरिकी उपग्रह कौन सा है, निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोनाल्ड की बात की पुष्टि हुई। माने उनका कहना इससे साबित हो गया, सच हो गया। ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत के छीजने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तथा अनेकानेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियाँ फैलेगी। त्वचा संबंधी जो बीमारियाँ हैं, व्याधि का अर्थ है बीमारी, रोग, वो फैलेगी।
त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। ओजोन की परत जो है वो छीजने से क्या होगा, एक बड़ा दुष्परिणाम यहाँ दिखाई देगा। वो है त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। तो यहाँ हमारे लेखक कहते हैं कि CFC रसायन चूँकि हवा से हल्के होते हैं, अतः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं और वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, जहां इनका प्रकाश अपघटन माने फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन के ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे छिजती जा रही है। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जिस CFC को हम निष्क्रिय समझते थे, निष्क्रिय का अर्थ है कोई काम न करना, निष्क्रिय, शिथिल, वह इतनी सक्रिय है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। देखिए विद्यार्थियों, हमने एक रसायन को कम किया, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड को, और हमने क्या किया, CFC को अपना लिया, लेकिन उससे भी अनेक दुष्परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। और क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। ऐसा श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होता है। ऐसा श्रृंखला माने कड़ी, अभिक्रिया के कारण होता है। यहाँ गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ है कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है, जो बेहद ही चिंतनीय है। तो आपको यहाँ इस परिच्छेद के ऊपर प्रश्न भी आ सकता है। ओजोन परत क्षय के दुष्प्रभावों को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ये प्रश्न तुम्हें लघुत्तरी के लिए पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए कि ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हो गई। में हो गई। बाद में सितंबर, अब ओजोन संकट के विचार करने के लिए कितने ये बैठक हो गई। देखिए, पहली बैठक हो गई 1985 में, कहाँ, तो वियना में। बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई, दूसरी बैठक, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया। इस बैठक में जिस मसूदे को अंतिम रूप दिया उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। मसूदा माने ये जो घटना के कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आ गए। मुद्दा था कि गैर CFC प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण। विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करे, माने अमीर देश के लोग इस पर खर्च करें, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। 1990 के ताज़ा आंकड़े के अनुसार पूरी दुनिया में CFC की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई है, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले
देखो, इसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की CFC की खपत 50 गुना ज़्यादा थी। जिस देश का विकास हो गया है उनकी खपत कितनी है? 50 गुना ज़्यादा। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां नए प्रशीतन की खोज और पुरानी तकनीक में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग की गई। यहाँ विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। कठिन शब्द का अर्थ देखिए, रियायत माने छूट दी गई। इसके अंतर्गत नई तकनीकों के हस्तांतरण में मदद के साथ साथ CFC के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया करना मुख्य है। धन मुहैया माने धन की पूर्ति, पैसों की पूर्ति करना मुख्य है। समझौते के बाद क्या पता चला कि यह व्यवस्था है कि सन 1910 तक विकासशील देश CFC का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। तो इस तरह से हमने इस पर जो कोई खास विचार है, इसके लिए दुनिया में इसके बारे में बैठक हो गई और उसकी सारी जिम्मेदारी जो है, आर्थिक जिम्मेदारी, ये विकसित देश उठाएंगे, ऐसा तय किया गया। अब आगे हम अगले भाग में देखेंगे।